गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग स्टार्ट किया है हमने कि पेपर 1 और उसका यूनिट 1। पेपर 1 आपका कौन सा है? अमूर्त बीजगणित यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और उसमें जो है हम लोग उसका पहला चैप्टर जो है कर रहे हैं समूह, ग्रुप, जिसको हिंदी में भी ग्रुप बोलते हैं, और ग्रुप। ठीक है, इंग्लिश में तो ग्रुप हुआ ही। इसमें जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, रिलेशन जो है वो क्या है कि एक ऐसा समुच्चय है, क्रमित युग्म जो होते हैं उनका ऐसा समुच्चय है जिनमें जो है प्रत्येक जो है क्रमित युग्म जो है एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होता है, ये रिलेटेड होता है। ठीक है, दोनों जो है ये प्रथम निर्देशांक और द्वितीय निर्देशांक जो क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा समुच्चय जो है क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये रिलेशन जो है कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जो है एक समुच्चय जो है एस लेती हूँ जिसमें 1 2 3 4 इस तरह से, और रिलेशन जो है ऐसा परिभाषित करती हूँ कि ऐसे जो है मुझे क्रमित युग्म लेने हैं कि जिनका जो है अगर मैं यहाँ पे योग करती हूँ, ठीक है, x प्लस वाई अगर मैं यहाँ पे योग करती हूँ तो ये यहाँ पे जो है मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए अगर मैं यहाँ पे जो है 4 लिखूँ तो देखो कि 1 3 और 3 1 जो है ऐसे दो नंबर है जिनका योग जो है क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो वो जो है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जैसे 1 3 दो अवयव ऐसे हैं जिनका योग जो है क्या होगा, योग ये जो है किसका सबसेट होता है, पहले मैं बता दूं आपको, S क्रॉस S का। यानी कि अगर S पर जो है ये संबंध परिभाषित है तो ये S क्रॉस S का जो है ये उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो 1 3 और 3 1 इस तरह से। ठीक है, 1 3 और 3 1, तो ये होते हैं रिलेशन। यानी क्या होता है कि ये जो प्रथम और द्वितीय निर्देशांक होते हैं ना, ये जो है क्या होते हैं, किसी न किसी तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो है अगर मैं ऐसी संख्या ले लूं, x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन y। अब ये भी एक तरह का रिलेशन है, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो आप जानते हैं इसमें कौन कौन से अवयव होंगे। उसमें जो है सबसे पहले जो है 2 1 होगा, क्योंकि 2 जो है एक से बड़ा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 3 2 भी होगा क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा। फिर यहाँ पे जो है 4 3 1 भी होगा, पहले 3 1 होगा। ठीक है, फिर 3 2 भी होगा, 3 2 भी होगा। फिर जो है यहाँ पे 4 1 क्योंकि 4 जो है वो है 1 से बड़ा। फिर 4 2 फिर 4 3, ये सारे जो है अवयव इसके अंदर आ जाएंगे। यानी ए और बी जो है का रिलेशन क्या है कि एक जो है प्रथम जो है द्वितीय से जो क्या है बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है संबंध के जो समुच्चय जो है वो बनाए जाते हैं। ये उसकी परिभाषा, ये उसकी परिभाषा, ये उसका समुच्चय। ठीक है, समुच्चय क्या होता है, क्रमित युग्म जो होते हैं उनका ही एक समुच्चय होता है। और ये क्रमित युग्म कौन से, जिस समुच्चय पर जो है हमारा रिलेशन जो है वो क्या होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर में आपने एक चीज यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि 2 जो है वो एक के साथ जुड़ा है, लेकिन 3 भी एक के साथ जुड़ा है, 4 भी एक के साथ जुड़ा है। ठीक है, अब अगर 3 की बात करूं तो 3 जो है 1 और 2 दोनों के साथ जुड़ा है। अगर 4 की बात करूं तो 1 2 3 के साथ जुड़ा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ये रिलेशन जो है में क्या होता है कि एक अवयव जो है किन्हीं 2 के साथ या किन्हीं 3 के साथ जो है वो जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे ये 1 जो है वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 जो है इन 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 4 जो है इन तीनों अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन जो है रिलेशन में इस तरह की आती है। लेकिन अगर यही का यही मैं फंक्शन के बारे में लिखना चाहूं तो फंक्शन में जानते हैं ये जो है फंक्शन कभी नहीं बनेगा, ये फंक्शन कभी नहीं बनता है। यानी फलन जो है, फलन क्या होता है, फलन में एक समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय जो है वह क्या होता है, अद्वितीय रूप से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कभी भी जो है अगर हम लोग फलन परिभाषित करते हैं,
अब मैं ये फलन का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिलेशन के बाद ही जो है हम लोग क्या करते हैं कि फलन परिभाषित करते हैं, और रिलेशन जो है ऐसे बनाते हैं कि जिसमें जो है एक अवयव जो है एक ही के साथ ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक फलन जो है संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध जो है वो फलन नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, आवश्यक रूप से जो है जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कोई भी एक अवयव जो है वो इस समुच्चय के एक अवयव के साथ यानी कि y के साथ ही जुड़ा होगा, और जिसका मान क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। फलन का कॉन्सेप्ट जो है जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जो है आप 11th में पढ़ चुके हो, मुझे पता है अच्छी तरह से। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे मुझे फलन के जो प्रकार है उसके बारे में अच्छी तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो ये फलन जो है एक प्रकार का संबंध ही होता है, लेकिन फलन में क्या होता है कि एक समुच्चय के अवयव जो है दूसरे समुच्चय से जो है क्या होते हैं, अद्वितीय रूप से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है मैं फलन के बारे में आपको, और क्या होता है एक समुच्चय से जो है दूसरे समुच्चय से या स्वयं से जो है स्वयं से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फलन क्या क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग, फंक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग। ठीक है, फंक्शन, मैपिंग, और आप जो है आगे जैसे ही पढ़ोगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। ठीक है, रूपांतर भी आएगा। ये फलन क्या होता है, एक समुच्चय से जो है दूसरे समुच्चय पर परिभाषित होता है, और इसकी कुछ ना कुछ परिभाषा होती है। ठीक है, परिभाषा होती है, और वो अलग अलग, जैसे कि जो है एक परिभाषा अगर मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या x - 1, ये अलग अलग तरह के जो है वो फलन होते हैं। यहाँ पे जो क्या है कि अगर x लूं, x और यहाँ पे जो है मैं समुच्चय y लूं, और इस पर जो है एक रिलेशन यानी कि f जो है संबंध परिभाषित है, जिससे x की इमेज जो मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे y मिल रही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको x को जो है प्रांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये होता है डोमेन, और y को जो है सह प्रांत कहते हैं, यानी कि ये होता है कोडोमेन। ठीक है, ये होता है कोडोमेन। और यहाँ पे जो है फलन के प्रकार होते हैं। ठीक है, फलन के प्रकार कौन से, आपने सुना होगा 1-1 यानी सॉरी एकेकी और आच्छादक यानी 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो चलिए अब जो है नेक्स्ट करेंगे फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, पहला जो है एकेकी फलन, यानी इसको क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन से मतलब ये होता है कि एक अवयव एक के साथ ही जुड़ा होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे जो है मैं बहुत सारे अवयव लूं और उनकी इमेज मुझे एक ही आए। यानी कहने का मतलब अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 फंक्शन लेती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप जानते हो कि जो भी एक्स लूंगी उसकी इमेज मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे 2 मिल रही है, यानी ये फंक्शन जो है वो कौन सा है, मैनी वन है। ठीक है, यानी बहुत सारे अवयव जो है एक ही अवयव के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो है मैं इस तरह का लेती हूँ, F2 है R2R, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी जो है 1-1 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है F2 की वैल्यू जो है, F2 की वैल्यू भी जो है 4 आएगी, और F ऑफ -2 की वैल्यू भी 4 आएगी। ठीक है, F2 की वैल्यू भी देखिए 4 है, और F -2 की भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। एकीकृत का मतलब होता है कि एक अवयव एक के साथ ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक अवयव जो है वो एक ही अवयव के साथ जो है, एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट के साथ जो है रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं एकेकी फलन। लिखेंगे कि f(x2y) एकेकी फलन कहलाता है। एकेकी फलन कहलाता है यदि x का प्रत्येक अवयव
x का, यदि x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा हो। ठीक है, यहां लिख सकते हैं y x के भिन्न भिन्न अवयव y के भिन्न भिन्न अवयव से जो है अद्वितीय रूप से जुड़े हुए हो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है बोलेंगे कि अगर मैं लेती हूं कि जैसे कि दो अवयव की जो है मैंने इमेज ले ली, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक fx लिया और दूसरा fy लिया, यहाँ पे y में मैं कह रही हूँ कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, लेकिन मेरा फलन जो f जो है वो जो परिभाषित किया वो क्या है, यहाँ पे वो मेरा क्या है, एकेकी है, यानी कि 1 1 है। ठीक है, फलन 1 1 है और मैं कहती हूँ कि ये दोनों इमेजेस जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अवयव होते हैं उनको क्या कहते हैं, इन अवयवों की जो है क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, इमेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर यदि fx इज इक्वल टू वाई लेते हैं और f जो है अगर हमारा एकेकी है, तो ये x इज इक्वल टू वाई भी दोनों बराबर होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। और अगर ऐसा ले लूं मैं, अगर इस तरह से ले लूं कि यदि यहाँ पे x जो है वो y के बराबर नहीं है, तो दोनों की इमेज भी बराबर नहीं होगी। तो एकेकी फलन की जो है सिद्ध करने के लिए दोनों तरीके ले सकते हैं, या आप ये ले लो या फिर आप ये ले लो। आप ये बताओ कि दोनों इमेजेस बराबर है, तो ये दोनों अवयव भी बराबर होंगे, या आप कहते हो कि दोनों अवयव बराबर नहीं है, तो दोनों इमेजेस भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है आपको। अब जो है आता है आच्छादक के लिए। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है y में, ये जो मेरा समुच्चय y है उसमें प्रत्येक अवयव जो है क्या होगा, x के अवयव का जो है प्रतिबिंब होगा ही होगा, यानी यहाँ पे जो है रहेंगे नहीं, बाकी नहीं रहेंगे अवयव। y का प्रत्येक अवयव जो है x के किसी न किसी अवयव का जो है वो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आच्छादक फलन होते हैं तो उसमें जो है जो y में जो है ना एलिमेंट्स रहते नहीं है, वरना जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना जो आच्छादक नहीं हो, उनमें क्या होता है कि यहाँ पे जो अवयव ले लिए सारे, उनके हमने इमेजेस ज्ञात कर ली, बाकी कुछ रिमेनिंग अवयव भी यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, बच जाते हैं। तो वो परिस्थिति जो है आच्छादक फलन में नहीं होती है। क्या होता है कि पूरा का पूरा समुच्चय के जो है अवयवों का यूज होता है। ठीक है, तो आच्छादक फलन के लिए जो है इस तरह से लिखते हैं कि यदि फलन x टू y आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x बिलोंग्स टू x ऐसा अवयव विद्यमान होगा। ठीक है, विद्यमान होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए, ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो हमें जो है इसकी इमेज मिलेगी ही मिलेगी, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी इमेज हमें मिलेगी, यानी कि हमारा जो सह प्रांत है यानी कोडोमेन है, उसके अवयव जो है बिल्कुल भी रहेंगे नहीं। ठीक है, यानी बचेंगे नहीं, वो किसी न किसी x के अवयव का जो है प्रतिबिंब होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो है ये मेरा जो पूरा समुच्चय y है वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ कैपिटल X के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, y जो है, और आपकी जो है इस फलन की जो रेंज आती है, ठीक है, रेंज यानी कि परिसर बोलते हैं, रेंज ऑफ f, यानी कि f का जो परिसर होता है वो क्या हो जाएगा, परिसर ही जो है पूरा यहाँ पे y होगा। ठीक है, परिसर ही पूरा यहाँ पे y होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आच्छादक फलन के लिए। चलिए यहाँ पे जो है इतनी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैंने आपको बता दी है। चलिए यहाँ पे जो है अमूर्त बीज गणित में जो है स्टार्टिंग के जो भी बेसिक चीजें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो भी थे मैंने आपको बता दिए। तो अब जो है हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने समूह के लिए, ग्रुप के लिए। उससे पहले जो है मैं आपको एक संक्रिया के बारे में अच्छी तरह से बता दूं, ठीक है, जिसको कहते हैं द्विआधारी संक्रिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि पूरा ही जो ग्रुप थ्योरी का जो है पूरा अमूर्त बीजगणित का आधार है इस बाइनरी ऑपरेशन पे ही है। ठीक है, ये संक्रिया अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो हमें जो है कहीं पे भी आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो है लिखेंगे हम द्विआधारी संक्रिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। अब ये जो है एक अलग तरह का जो है फलन होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट सेट यानी कि गुणन समुच्चय जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणन समुच्चय जो है क्या होगा, यहाँ पे ए बी, और A बिलोंग्स टू S और ये B बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा, ये S जो है वो परिभाषित करते हैं। फिर जो है हम लोग संक्रिया जो है कहां से कहां तक लेते हैं, ये संक्रिया जो है S क्रॉस से S से S तक लेते हैं। ठीक है, S क्रॉस S से S तक लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं F G H या कुछ नहीं लिखते। अब यहाँ पे संक्रिया के लिए जो है नया एक नोटेशन जो है, वैसे जो है देखेंगे स्टैंडर्ड जो है वो स्टार होता है। ठीक है, स्टार लिखते हैं। अब ये स्टार क्या करता है, ये स्टार जो है ऐसी परिभाषा है कि S के दो अवयव लेता है, S के दो अवयव लेता है। ठीक है, S क्रॉस S के जो है S में से जो है दो अवयव लेता है ए बी, तो उसका क्रमिक युग्म क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी हो जाएगा। अब इनके मध्य जो है कुछ भी संक्रिया लगाते हैं, इनके मध्य जो है कुछ भी संक्रिया लगाते हैं और मुझे अवयव जो है कौन सा मिलेगा, इस S का ही मिलेगा, इस S का ही मिलेगा। उदाहरणतः मेरे पास जो है पूर्णांकों का एक समुच्चय है Z क्रॉस Z से Z, इसमें मैं संक्रिया परिभाषित करती हूँ प्लस के लिए, क्योंकि सीधा उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। तो यहां से जो है मैं दो अवयव जो है Z, यानी मैं कहूं कि इसमें से एक अवयव Z क्रॉस Z में से जो है मैं एक अवयव जो है 2 3 जो है इसमें से लेती हूं। चलिए मैंने ले ली। अब इन दोनों के बीच में संक्रिया कौन सी है, ये वाली संक्रिया कौन सी लगानी है, प्लस वाली लगानी है। किसके, ये प्रथम निर्देशांक और द्वितीय निर्देशांक के बीच में। तो क्या करेंगे 2 + 3, तो चलिए 2 + 3 = कितना आ जाएगा 5। तो 5 का जो है किसका अवयव है, वो किसका अवयव है, Z का। यानी Z के अवयव लेके Z के अवयवों के बीच में ही संक्रिया लगानी है। ठीक है, संक्रिया लगाने के बाद जो है हमें Z का ही अवयव मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस समुच्चय के अंदर है ना उससे हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाते हैं। Z क्रॉस Z यानी कि Z के ही अवयव। ठीक है, उन्हीं अवयवों के बीच में संक्रिया, उन्हीं अवयवों के बीच में संक्रिया, और अवयव कौन सा आया, Z का ही आया। चलिए गुणन के लिए देखते हैं। मैंने यहां से जो है 2 3 एक अवयव जो है Z क्रॉस Z में से ले लिए।
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में संक्रिया किसकी लगानी है, गुणन की लगानी है। और गुणन की लगाने के बाद मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है, और 6 जो है कौन सा अवयव है, वो भी पूर्णांक है, तो z में आएगा ही आएगा। ठीक है, z में आएगा ही आएगा। यानी ये गुणन संक्रिया भी क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है, किसमें, z पर। और ये प्लस क्या है, यानी एडिशन क्या है, योग। योग भी क्या है, ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया में क्या करते हैं कि ये किसी भी तरह से परिभाषित हो सकती है। ठीक है, इसकी परिभाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे a इंटू बी ले लिया, या फिर कहेंगे कि ab/2 ले लिया। ठीक है, या ab/5 ले लिया, या a प्लस बी ले लिया। ठीक है, या a प्लस बी ले लिया। इस तरह से कोई भी जो है, किसी प्रकार की भी जो है ये संक्रिया हो सकती है। अलग अलग जो है मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि ये संक्रियाओं के लिए। तो वो क्या करता है, द्विआधारी संक्रिया जो है जिस समुच्चय से अवयव लेता है वापस उसी समुच्चय में वापस देता है। ठीक है, उसी समुच्चय में जो यहाँ पे देता है। तो इस वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया। क्यों, क्योंकि उसी समुच्चय में से 2 अवयव लेता है और उसी समुच्चय में वापस देता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि किसी समुच्चय लिखेंगे कि किसी समुच्चय S में एक द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत S के प्रत्येक अवयव, दो अवयव लिखेंगे ना, S के प्रत्येक 2 अवयव S के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होते हो। ठीक है, संबंध रखते हो या संबद्ध होते हो। अर्थात यदि स्टार समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया हो, तो स्टार जो है कहां से कहां तक परिभाषित होगा, स्टार जो है वो S क्रॉस S से S पर जो है परिभाषित होगा। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर बोलेंगे कि यदि AB belongs to S क्रॉस S, तो A स्टार B belongs to S। ठीक है, A स्टार B जो है क्या हो जाएगा, belongs to S। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, उदाहरण जो है लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लस जो है Z क्रॉस Z से Z, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन Z क्रॉस Z से Z। इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, संक्रियाएं जो है आएंगी। ठीक है, जिसमें आपको बताऊंगी कि ये द्विआधारी संक्रिया, कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि हम लोग उनको सिद्ध करेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये द्विआधारी संक्रिया है। तो क्या होगा कि द्विआधारी संक्रिया क्या करती है कि S में से ही जो है 2 अवयव लेती है, उनके बीच में हम लोग संक्रिया लगाते हैं और हमें अवयव भी जो है S का ही मिलता है। यानी हम लोग जो है इस समुच्चय से बाहर नहीं जाते हैं, संक्रिया लगाने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उस समुच्चय के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, समुच्चय के अंदर ही रहते हैं। तो ये है द्विआधारी संक्रिया। अगर मान लीजिए कि S पर ये द्विआधारी संक्रिया
स्टार जो है परिभाषित है, तो हम लोग ये कहते हैं कि समुच्चय S जो है वो संक्रिया स्टार के लिए समर्थ है। ठीक है, संक्रिया स्टार के लिए जो है वो क्या कहते हैं, समर्थ है, यानी कि क्लोज्ड है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है उस संक्रिया से जो है वो उसके अवयव जो है बंध गए हैं। ठीक है, बंध गए हैं, संक्रिया लगाने के बाद भी हमें उसी समुच्चय के जो है अवयव प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है,